अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माहौल को भी बेहतर बनाने के हवाले से जो SOPs आए रोज़ हम आपको बता रहे होते हैं उनका भी अमल दरामद कर रहे होंगे। जनाब कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए लाजिम है कि हमारा जो दिमाग है ना वो हर हाल में तंदुरुस्त और तवाना हो। तंदुरुस्त दिमाग या फिर जहन के लिए ये लाजिम है कि हमारे आसपास हमेशा सब कुछ एक तरतीब में हो। हर चीज़ अगर आसपास हमारे खूबसूरत और साफ़ सुथरी हो तो हमारे जहन को तस्कीन मिलती है और यही सुकून जो है ना तस्कीन वो अंसर है जो कि ज़िंदगी में मावनियत पैदा करती है। अब सवाल ये है कि इस जहनी या फिर दिमागी सुकून को हासिल कैसे किया जाए। सभी इस सवाल का जवाब चाह रहे होते हैं। इसका तरीका ही बहुत आसान है और इसमें हमारा ज़रा सा ध्यान होना तो हम इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हर चीज़ को उसकी असल जगह पर रखें और उसको सही तरीके से तरतीब दें तो हमें उसके बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अपने घर, स्कूल अगर आप जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप लोग मौजूद हों वहाँ पर सफाई का ख्याल ख़ुद रखें। क्योंकि हमें ये तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि जनाब हुकूमत सफाई नहीं करती है, मगर ख़ुद से सफाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि आया अगर आखिर ये जो सड़कों पर कूड़ा हमें नज़र आ रहा है, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं। जाहिर सी बात है कि वो गंदगी के ढेर हम जैसे लोगों ने ही फैलाए हुए होते हैं ना, हम ही बाहर निकलते हैं ना। हमारे आसपास गंदगी के ढेर अगर मौजूद हैं तो वो हमारी वजह से है। क्या अब इस पर काबू पाना भी हुकूमत का काम है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अखलाकी तौर पर मालूम होनी चाहिए और अगर हम लोग ख़ुद से उन पर अमल कर सकें। पार्क्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ पे जब आप लोग जाते हैं, दूसरे सरकारी इदारों में हम लोग जब जाते हैं तो सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता वहाँ पर। फिर यही लोग हर वक्त शिकायत करते भी नज़र आते हैं। ये ज़मीन जो खूबसूरत है, ये आसमान जो है, ये अल्लाह ताला का बेशकीमती तोहफ़ा है हमारे लिए और इनकी हिफाजत भी तो हमने खुद ही करनी है ना। हम किसी के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमें अपने अमाल से ये मनवाना चाहिए कि हम हकीकत में अल्लाह की एक बेहतरीन मखलूक है। इसीलिए हम पर लाजिम है कि हम अपने आसपास के माहौल को और हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा रखें और अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दें। हमारा क्या होता है, हम अपना तो ख्याल रख लेते हैं कि जनाब हमने अपने आप को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, लेकिन ये मुल्क भी तो हमारा ही घर है। एक गली मोहल्ले जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी तो हमारे ही घर है ना। आप अपने घर को साफ़ रखेंगे लेकिन वही कचरा, वही गंद किसी और के घर के बाहर फेंक देंगे तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है हमारी। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये हमारी सबसे पहले ज़िम्मेदारी बनती है, फिर हम किसी और को जो है ना वो इल्ज़ाम लगाएं कि हुकूमत काम नहीं करती है। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, तंदुरुस्त, तवाना और जवान रहना तकरीबन हर इंसान का अज़ल से ही शौक़ रहा है। जवानी में ना इंसान की जो स्किन होती है वो बहुत ही एक तो चमकदार होती है, नरम होती है, पुरकशिश होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है ना उसके साथ साथ उसमें लचक आना शुरू हो जाती है, यानी कि ढलकना शुरू हो जाती है और झुर्रियाँ नुमायाँ होने लगती हैं। इसके अलावा हमारी खुराक सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल शख्सियत पर या फिर हमारी उम्र पर भी असरअंदाज होती है। और अगर हम दरमियानी उम्र या फिर 50 के बाद भी जवान नज़र आना चाहते हैं ना, और वो भी किसी प्लास्टिक सर्जरी या फिर अद्वियात के इस्तेमाल के बगैर, तो चंद घरेलू नुस्खे ऐसे ही हैरत अंगेज़ सलाहियत रखते हैं जो हमारी शख्सियत को कम उम्र बनाकर पेश कर सकते हैं या फिर आपकी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। एज तो आपने करना है लेकिन वो स्लो डाउन हो जाएंगी आपकी एजिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के मुतालिक आज हम जानेंगे और उस पर बात करने के लिए एज़ यूजुअल हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नईमा राव साहिबा हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज हमें वो क्या बताएंगी कि किस तरह हम घर पर रहकर ऐसी कौन सी चीज़ों से जो है ना वो अपने आप को मज़ीद जवान रख सकते हैं। तो नईमा, आप आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम। आज आपने बताना है कि जिस तरह आप खुद हमेशा फ्रेश लगती हैं, खूबसूरत लगती है ना, ऐसे ही हम भी जो है ना फ्रेश और खूबसूरत लगे। अच्छा, मैं आप जैसा होना चाहती हूँ, आपने मेरी तारीफ कर दी, थैंक यू। अच्छा, ये है कि देखिए, जिस आपने स्टार्ट में ही बात कर दी है कि वक्त के साथ साथ ना एज, मैं कहती हूँ कि 1% जो है ना हमारा कोलेजन पर ईयर 1% कोलेजन जो है हमारा 25 के बाद वो कम होता जाता है। हमारी वो कुदरती अमल है, लेकिन उसको हम उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए अब महंगे महंगे ट्रीटमेंट आ गए जिसकी तरफ के आप लोग सब लोग तेजी से करते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लाइफ में ही शॉर्टकट है हमारे, कि हम कहते हैं कि शॉर्टकट बस कोई, हालांकि काम भी कुछ भी नहीं करते हैं, बस अपना आप इतना मसरूफ किया हुआ ना फजूलियात में। सबसे पहले स्क्रीनिंग टाइम हमारा बहुत है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो एजिंग साइन आ रहे हैं खास तौर पे क्रोफिट्स जो हैं, क्रोफिट्स जो है वो स्क्रीनिंग टाइम की वजह से आ रहे हैं। जी, उसकी एक मेन वजह है कि छोटे बच्चों में देखिए, जिस तरह अब आपने बात की है कि वक्त के साथ साथ, मैंने बात की 25 के बाद, लेकिन 25 के बाद आज आप टीन एजर्स को देखें, उनके भी इधर रिंकल आपको नजर आएंगे। उसकी मेन कॉज क्या है कि बच्चे हर वक्त स्क्रीन देखते तो जब फोकस करते हैं तो ये एक एक्सरसाइज होती है। सम टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं कि अपने लाफ लाइन को खत्म करने के लिए, अपनी इसको डबल चिन को खत्म करने के लिए, तो वो चंद एक एक्सरसाइज जो है वो देखिए, एक्सरसाइज करने से हमारी डबल चिन भी खत्म हो जाती है। हम जब ये फिश वाला मुंह बनाते हैं, खींचते हैं, ये देखिए, ये एक एक्सरसाइज है, बिल्कुल ये आवाम के लिए, आम आवाम के लिए है। ये देखिए, ये ऐसे खींचेंगे, इससे एक तो हमारे जो मसूड़े हैं वो सक होके, हमारे मसूड़ों के जो गैप आना स्टार्ट हो गया वो क्लोज होगा। और सेकंड ये कि हमारी ये जो डबल चिन है, खास तौर पे ये डबल चिन हमारी खत्म होगी। इसी तरह ये बात जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी वहीं आती है कि ये जो बच्चे सारा दिन ये एक्सरसाइज सारा दिन, ये देखिए आंखों को इस तरह रखते हैं, हम भी, बच्चे भी, कोई भी, तो उससे ये हमारे परमानेंट होते जा रहे हैं। और बहुत ही दुख होता देख के छोटे बच्चों को कि जिस उम्र में हमें तो करीब पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हमें पता क्यों नहीं था कि जिस एज में हम बच्चे थे, हमारी अम्मियां इस उम्र में थी कि उनको कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस स्क्रीन का तो उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। वो एक पीटीवी आता था, बस पीटीवी भी वो भी शाम को, और फोन नहीं होते थे ना, तब पीटी सेल होते थे, ये तो था ही नहीं ना कोई सिस्टम। आजकल बच्चों के, छोटे बच्चों के, मैं खास तौर पे बात करूंगी कि देखें कि आप स्क्रीनिंग टाइम कम करें अगर आप अपनी एजिंग साइन को कम करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे मेन कॉज, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडिएशंस जो हैं, जो उसकी लाइट्स जो हैं, वो तो इफेक्टिव हैं ही हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मैं ये एक्सरसाइज देखती हूँ ना बच्चों की, और फिर बच्चों में, बड़ों में भी, ये बच्चों का तो बहाना है कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। गैजेट अगर आप लें तो वो चीखते हैं। बड़े भी ऐसे ही हैं, बड़ों से ले लें आप तो उन्हें समझ ही नहीं आती, अच्छा हमने करना क्या है, काम ही खत्म हो गए जिंदगी में, मतलब सारा काम इसी पे चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं कि एजिंग साइन को हम रोक कैसे सकते हैं। हाँ जी। और अगर हम 25 की उम्र में अगर हम चले गए हैं 45 पे, 50 पे, तो हमने वापस 25 पे एटलीस्ट कैसे आना है, ठीक है। और लेट्स से अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप 50 से रिवर्स होके 25 पे कैसे आ सकते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए वो ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। अच्छा, ये सिर्फ आप मुंह पे लगाने के लिए लेके आई? नहीं, अगर सिर्फ आप मुंह पे, अगर आप एक्सटर्नल यूज करेंगे ना, अगर आप एक्सटर्नल सिर्फ करेंगे तो वो सिर्फ उसका जो इफेक्ट होगा वो 30% होगा। 70, मैं कहती हूँ 70 नहीं 80% हमारे अंदर से होगा, ठीक है। मैं इंटरनल भी लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, टाइम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूं, मैं आप लोगों को ऐसी कोई टिप दूं, ऐसी कोई रेमेडी दूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि भाई देखते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे ही है। और फिर आप लोगों का दूसरा ये शुक्रिया कि आप लोग उस पर इम्प्लीमेशन करके फीडबैक देते हैं, सबसे अच्छी बात है। और आपको पता है मैं खुद भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं खुद भी करती हूँ कि एटलीस्ट जो चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जा रही होती हैं, जो आप लोग देख रहे होते हैं, वो हम भी तो करके देखें ना, हमने भी तो जवान रहना है, हमने भी तो खूबसूरत लगना है। मैं आपको एक राज की बात बता देती हूँ कि चाहे इसमें मैं हूँ, ठीक है, आप लोग भी किया करें, सुनने वाले सब किया करें। मुझे जब भी, जिस तरह आज भी मेरी 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, कल भी मेरी 3 रिकॉर्डिंग्स थी, ठीक है, मैं हर एक जगह जाने से पहले सबसे पहले जो मैं एक काम करती हूँ वो ये है कि लेट्स से अभी जैसे मैंने लाइट सा मेकअप किया हुआ है, ठीक है, इसको जाके मैं रिमूव करूंगी। जो फ्रूट मेरे पास अवेलेबल है, अच्छा, जो फ्रूट अवेलेबल है, ठीक है, उसका पील उठाना है,
उसका पल्प उठाना है, जो कुछ भी, वो मैंने फेस पे जरूर लगाना आधा घंटा। अच्छा। ये एक यूजफुल टिप है, ठीक है। मैं पता क्या करती हूँ, मैं खास तौर पर जो केले का पील होता है ना वो लगाती हूँ। केले का पील, वो लिटरली नीमा आपा इतना अच्छा है, वो आप केला खा ले और जो उसका ऊपर वाला छिलका है वो आप उसको ना अपने फेस पे हल्का हल्का मले। वो आपको बुरा लगेगा जरूर कि वो हल्का हल्का काला हो जाता है, काला हो जाता है, थोड़ा सा मुंह आपका काला हो जाता है, लेकिन वो जब आप उसको उतारेंगे ना कोई 15-20 मिनट के बाद, और आपको वाकई एहसास होगा कि आपके चेहरे को ना वो जो डबल टू टोन आपकी स्किन हो जाती है वो कम हो जाती है जो मेकअप की वजह से उसकी। लेकिन ये मैं एक आप लोगों को बता रही हूँ बात के, एक सिर्फ बैंगन जो है, जिसको बैंगन बोलते हैं, ब्रिंजल, उसने मुझे सिर्फ बालों में दिया है एक बूस्ट। बाकी चाहे वो भिंडी, तोरी, घिया, कद्दू, आपका आम, केला, सेब, अनार, कुछ भी है, हर एक का छिलका, वो फ्रूट खाएं, छिलका मुंह पे लगाएं, कुछ का रस लगाएं। मैं कहती हूँ परफेक्ट है, एकदम से कोलेजन मिलेगा आपको अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। हाँ, लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगी वो मजे का भी है, खाने में भी और लगाने में भी। तो चलें फिर देर नहीं करते हैं, हम अपने काउंटर पे चलते हैं नीमा आपा के कैसी रेसिपीज और किस तरह की रेमेडीज हैं आप लेकर आई हैं। और अगर आप लोग भी कोई भी सवाल करना चाहते हैं रिगार्डिंग एंटी एजिंग के हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बल्कि हमें फ़ोन कर सकते हैं और नीमा आपा से सवाल कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। तो आज की जो हमारी ख़ास तौर पर जो रेमेडीज़ होने वाली हैं घर की, वो है एंटी एजिंग के हवाले से कि आपने एज तो करना है, हम सब ने करना है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये साइकिल है ज़िंदगी का हमारे, कि जैसे हम बचपन से जवानी में आते हैं, फिर जवानी से हमने बुढ़ापे में भी जाना ही जाना है, लेकिन उस एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं वो हमने आज आपको बताना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं आज? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है, हाँ, वो आजकल की आप कह सकते हैं मार्केट में एक उसकी बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस है, वो है चिया सीड, ठीक है। चिया सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसके अंदर बहुत सारा रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, ठीक है। वो हमारी जो हमारी एज के साइन उसको रिवर्स करती है, वो हमारे गट को ठीक करती है, हमें अंदर से भी जवान रखती है, हमारे फाजिल मादे खत्म करती है, सिंपल अल्फाज आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी, हमारे फाजिल मादे अखराज उसका करती है, और हमारे जो वक्त से पहले जो अंदर से हमारी टूट फूट होती है ना, जो हमारे मसल्स की, वो उनको स्ट्रॉन्ग करती है। और उसका ही मैंने आज आप लोगों को मास्क बताना है, एक ही मास्क बताएंगे जो आप लोग एक ही, उसी को आप प्यूरी भी कहेंगे, उसी को आप फूड भी कहेंगे, सुपर फूड बनेगी स्किन के लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी इंशाल्लाह। देखिएगा अगर आप कंटिन्यू, जिस तरह लेट से आज 2 तारीख है आई थिंक चांद की, आज से आप स्टार्ट कर दें, ईद तक आप चांद जैसे नजर आएंगे। हाँ, क्या बात है, चांद की तरह चमकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर मैंने लिया क्या है, ये इसको बताते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी, लेकिन साथ ही साथ हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, नूर अली हैं, जिन्होंने हमें सिंध से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। वालेकुम सलाम मुनीबा बाजी, आप ठीक ठाक, खैरियत? आपका बहुत प्रोग्राम में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब ये सी कि मैं पूछना सी बाजी को लोग, मेरी 70 साल उम्र हो गई है, बहुत झुरियां हो गई है, तो इसके लिए क्या मेरे को आपने परेशान नहीं होना है, सुन लिया मैंने आपका मसला, ये आपके लिए भी है। आप आज से स्टार्ट करें, चांद क्या कहते हैं, चांद रात तक, बकराईद तक आप इंशाल्लाह चमकते हुए नजर आएंगे। आप जरा इसको तवज्जो से देखें, गौर से देखें, आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने, बहुत शुक्रिया नूर साहब आपका। अच्छा ये गर्म दूध लिया था मैंने, गर्म दूध के अंदर मैंने 2 रॉ मिल्क, सिंपल, ठीक है, सादा दूध, उसके अंदर ये देखिए चिया सीड जिसका मैंने जिक्र किया, ये चिया सीड, तुखमलंगा नहीं, तुखमलंगा ये नहीं होता है, तुखमलंगा दूसरा होता है, लेकिन उसी की बहन भाई है, उसी की फैमिली से है, ठीक है। हाँ, ये चिया सीड देखिए, ये बड़ा ही मासूम सा, बहुत ही प्यारा सा, इनमें बहुत थोड़ा सा फर्क होता है ना तुखमलंगे में और इसमें, बेसल सीड्स कहते हैं तुखमलंगे को, ये चिया सीड, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये मैंने दूध में, अभी आप जिन्होंने कॉल किया है वो देखिएगा, आप इसको ऐसे खा भी सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए इस तरह इस पे डालूंगी, दूध के अंदर आपने इसको भिगो दिया था, दूध के अंदर भिगो दिया था। ये देखिए, ये आपका ये आ गया इस तरह, ये फूल गया है, पेस्ट सा बन गया, ये पेस्ट सा बन गया है, ठीक है, ये फूल गया है, ठीक है। ये क्योंकि हमने इसको खाना भी है, ठीक है, और हमने इसको लगाना भी है एक ही टाइम में, ठीक है। मेरे नाजरीन देखने वाले जो हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो शॉर्टकट भी है। अच्छा, तीसरी चीज जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, जो हमारे एजिंग साइन को रिवर्स करती है, जो हमारे ब्राउन स्पॉट को खत्म करती है, जो छाइयों को दूर करती है, वन ऑन ओनली हनी,
हनी। हनी, ठीक है ना। हनी आप ये कहें कि हर मौसम में, गर्मी है, सर्दी है, गर्मियां हैं तो आप इसको रॉ मिल्क के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके लगाएं, सर्दियां हैं तो आप इसको विटामिन सी के साथ, लेमन के साथ लगाएं। तो मैं कहती हूँ कि आप हर उम्र में जवान नजर आएंगे। क्या ठीक बात है। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने हनी डालना है, ये है चम्मच, ये चम्मच है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, ठीक है। ये क्योंकि मैं खाने के लिए और लगाने के लिए बना रही हूँ। छोटी चम्मच है, टीस्पून, अगर आप टेबल स्पून लगाएंगे तो ये एक बनी है, एक बन गई है, ठीक है। हाँ जी, ये हमने डाल दिया है इसके अंदर हनी, ठीक है। हनी चला गया। हनी के साथ ही सेकंड ऑप्शन पे, क्योंकि आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, दोनों ऑयल ऐसे हैं कि जिनको आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है प्योर आलमंड ऑयल, प्योर आलमंड ऑयल है, ठीक है। हाँ, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना डालना है, हाफ टी स्पून बस। ओके, बादाम का तेल, बादाम का तेल, ठीक है। ये देखें, इसको मैं पहले आपको ये देखिए, ये इतना मज़े का बन गया है कि आप इसको सोच नहीं सकती। इसको खाने के लिए, लगाने के लिए भी और खाने, ये मिक्स हो गया सिंपल। ये तो आपकी एक स्वीट डिश बन गई है। लेकिन अभी इसका अगला जो प्रोसेस है वो देखिएगा। अगर आप लोगों के पास इधर होता, या आप लोग देखने वाले कि अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर वाला जो जग होता है, हाँ, घर में जो हम ब्लेंडर यूज करते हैं, अगर वो इधर होता तो आपने सारी ये पेस्ट उठा के उसके अंदर डालनी और उसको इतना घुमाना है कि एक बहुत ही अच्छी सी ना आपकी पेस्ट बन जाए। ओके, ठीक है। हाँ, ये किस तरह लगेगा इसको? हाँ, आई थिंक ये मुझे लगा के दे, मुझे नहीं लगाना आ रहा है। ठीक है, दिखाएं, मैं चेक करूं। ठीक है, मतलब इसको हमने पेस्ट बना लेना। ये बन गया है ना, देखिए। ठीक है, ठीक है। ये बन गया पेस्ट। अब इसको हमने लगाना कैसे है, ये आप लोगों को मैंने इधर डेमो दिखाया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको एज इट इज, जिस तरह ये मैंने बना दिया, ब्लेंडर में डालना है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ये एक फिर बहुत ही खूबसूरत सी मुलायम सी पेस्ट बन जाएगी आपकी। आपने करना क्या है मुनीबा, थोड़ा सा पहले आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये आपने प्याली भर के तो खा लेना है। इसको टेस्ट करके देखो, ठीक है। प्याली भर के आपने इसको खा लेना है। और दूसरा आपने ये करना है, अभी इधर जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप इजीली खा सकते हैं। इजीली, मजे का है, बहुत मजे का, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इधर गौर कीजिएगा, स्वीट सा है, ठीक है। ये इधर अब आप लोगों ने तवज्जो देनी है कि आप लोगों ने इसको लगाना कैसे है। इवन दो कि सुबह इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। इसमें आप कोई भी फ्रूट काटे, हाँ, इसके अंदर कोई आराम से इसको खा सकते हैं, मजे का। अच्छा जी, अब आपने अपने फेस पे लगाना है इसको। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये डाला, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से, ये देखें, ये ऐसे आपने पहले इसकी एक लेयर लगा लेनी है। सही हो गया। मुझे ना इधर से आपकी हेल्प दरकार है, मैं आपको टिश्यू देती हूँ। हाँ, मुझे एक टिश्यू दें। ये देखें, ये लग गया, ये पूरा फेस है, ठीक है। ये मेरा हैंड है। आप लोगों ने अपने फेस पे एक टिश्यू रखें, सिंपल लेयर, ठीक है। ये देखें, ये आ गया इसके ऊपर। इसके ऊपर आपने सेकंड लेयर डालनी है, सेकंड लेयर डाल देनी। मतलब इसको आपने मास्क बना लेना है, शीट मास्क बना लेना आपने। हाँ, ये जो आपका टिश्यू पेपर है ना, इसकी एक लेयर आपकी शीट मास्क की तरह बन जाएगी। ये ऐसा शीट मास्क बनेगा आपका कि जब आप इसको रिमूव करेंगे, वो मेरे भाई जो 70 साल के, आपने परेशान, 70 साल कोई उम्र ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अभी तो आपके दिन आए हैं, ठीक है। अभी आपने अपनी केयर करनी है, सारे कामों से फारिग हो गए हैं ना, बेशक अब तो आपकी अपने ऊपर तवज्जो देने की उम्र आई है ना। ठीक है, ये एक और हमारा शीट मास्क क्या, ये डबल हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको तीसरी लेयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने फेस, लेट से जैसे कि ये फेस है, ठीक है, बस आपका इनफ है, ठीक है। ये आपका फेस है, आपने इसको सिंपल लेट जाना है, ये लगा के। ठीक है, कितनी देर लगा सकते हैं? मैक्सिमम 30 मिनट, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। हाँ जी, मिनिमम 20 मिनट। लेकिन अगर आप इसको मैक्सिमम 1 आवर पे ले जाएंगे तो आपका उतना ही फायदा है, उतना ही ज्यादा फायदा है। इसका चिया सीड का जो अपना एक कोलेजन होता है, जो अपना इसका एक लेस होता है, फिर हनी जो है, फिर इसके अंदर दूध है, फिर आलमंड ऑयल है, ये प्योर आपकी कंप्लीट फूड बन चुकी है, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी, ठीक है। जो हमारा कोलेजन होता है ना, वो भी हमारी लेस ही होती है ना, हमारी स्किन के अंदर जो कम होती जाती है, इलास्टिसिटी, वो कम हो जाती है। वो जो आपकी बच्चों जैसी जो स्किन है, उसको आप कहती है कि ऐसे
बच्चों की तरह वो कुची कुची वाली स्किन हो जाएगी आपकी। चलिए एक नहीं मापा, एक हमारे साथ कॉलर भी है, असमा ने हमें ज्वाइन किया है मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से अस्मा कर सकती हैं हमें कॉल। ठीक है, हमने ये मास्क बना के लगा लेना है, ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं। 1 घंटा भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसको मैं अब रिमूव करूंगी, ये सारा आसानी से उतर जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को रिमूव करके दिखा रही हूँ और अर्जेंट सिर्फ ज्यादा बात करते हुए 5 मिनट गुजरे हैं। ठीक है, ये 5 मिनट के अंदर आप ये बहुत ही आसानी से इस तरह रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग फेस सिंपल पानी से अगर वॉश करना चाहें तो आप वॉश करते हैं, अदरवाइज आपको फौरन से वॉश करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों हाथों में फर्क जरा जरूर दिखाइएगा। अभी सिर्फ 5 मिनट के, ठीक है, 5 मिनट के उससे आप फर्क देखें। हाँ, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ये आप इस वाले कैमरे में। हाँ, ये देखिए कौन सा भी कैमरा है, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट में आप फर्क देखिए, वाजे फर्क नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है। ऐसे ये अगर आप सोचिए 1 घंटा लगाएंगे और ईद तक आप ईद की आपकी केयर हो गई है, आप रेगुलर इसको यूज करें। मतलब आप सिर्फ मुंह पे नहीं, आप अपनी गर्दन पे भी लगाएं, अपने हाथों पे भी लगाएं। मैंने हाथ पे ही लगाया है ना। ठीक है, आप अपने हाथों पे गर्दन पे इसको लगाएं। लगाने के बाद आपका कोलेजन जो है दोबारा से खोया हुआ कोलेजन जो है वो वापस आ जाएगा। दोबारा से आपकी जो सॉफ्टीनेस और कुची-कुचीनेस जो है ना वो वापस आ जाएगी। चलिए हमारे साथ अस्मा ने दोबारा से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। क्या सवाल करना चाहेंगी? जी, हमने नीमा आपा से पूछा था, हमारे चेहरे पे बहुत दाग छाइयाँ हैं। दाग हैं, छाइयाँ हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है जी, काले रंग की। हमने स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज करा लिए, होम्योपैथिक खा लिया, हमने देसी खा लिया, हम सब इलाज करा के जी थक गए हैं। आप हमें इसका मसला बता दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी आप। अच्छा ठीक है, आज हमारी बात हो रही है एंटी एजिंग पे, लेकिन मैं इसी के अंदर आपके लिए प्लस करूंगी कि आपकी छाइयाँ भी कैसे दूर हो सकती हैं। ठीक है, 2 ही चीजें हैं, आप लोग प्रोग्राम को देखें, इसको बस अब आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इंशाल्लाह देखिएगा छाइयाँ भी दूर होंगी, आपका एजिंग साइन आपकी जो है वो भी रिवर्स होंगे। अच्छा, सेकंड मैं रेमेडी की तरफ आती हूँ कि जिस तरह अब इनका था ये छाइयों के हवाले से, छाइयों के हवाले से। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं इसी पे बात करती, इसी के अंदर फिर मैं एंटी एजिंग को शामिल करूंगी। सही हो गया? ये हमारे पास एक बाउल है। ठीक है, हमने इसके अंदर ये एग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने सिर्फ एग वाइट लेना है। ओके, एग योक नहीं चाहिए हमें। एग योक नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये एग वाइट आ गया हमारे पास, इनफ है। लेकिन ये मुझे फिर चाहिएगा, ये सही नहीं चल रहा है आप लोगों का। इसकी चले मैं आपको बता देती हूँ फिर। है इसी में रख दूं? जी, इसमें रख दो। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, ये ले ली है मैंने एग वाइट। सही हो गया। अब जिस मेरी बहन की कॉल आई थी कि मुझे छाइयाँ हैं, वो इसके लिए क्या करे कि आपने ये करना है कि आपने लेना है हनी, थोड़ा सा शहद ले लें। शहद ले लें। ठीक है, इसी के साथ नहीं, मेरा ख़राब हो जाएगा ये तो। थोड़ा सा पिंच ऑफ हनी, सॉरी हाफ टी स्पून हनी लिया आपने। हनी के साथ आपने इसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो है लेमन, लेमन जूस। ये जिसको विटामिन सी, कोई है ऐसा जिनकी स्किन सेंसिटिव, उनको सूट नहीं करता। लेकिन आज मैं वो तरीका बता देती हूँ कि आपको सूट कैसे कर जाएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए मैंने हनी लिया इसके अंदर। हनी के साथ आपने चंद एक ड्रॉप इस लेमन के डालने हैं। फिर जो जिनका ये है मसला कि उनको सूट नहीं करता, वो क्या करें, वो इसके साथ फौरन से कॉफ़ी ऐड करें। ओके, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको सूट ना करे। क्या बात है, कॉफी ऐड ऑन कर लें। हाँ, ठीक है ना, सवाल ही पैदा। ये वाला चम्मच यूज कर लें आप। अच्छा, सॉरी। फिर ये तो एक किस्म का आप ये कह रहे हैं कि आपकी स्किन के साथ ज्यादती, फिर आप ये सोचें कि मुझे लेमन सूट नहीं करता। ये तो मैंने आजमाया और बहुत आजमाया। ये देखें, ये एक छोटा सा आपका पेस्ट सा बन गया। ये पेस्ट लेमन जूस के अंदर आपने कॉफी ऐड ऑन कर दी है। ठीक है, और हनी कर दिया। हनी कर दिया। ये आपने वहां पे लगाना है जहां पे आपको छाइयां हैं। ठीक है, ओके। ये 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें आप लगाएं, लगा के इसको लेकिन कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आप मुसलसल किसी चीज को करेंगे ना, फर्क तब लगता है। मतलब चांद रात तक रोजाना लगा लें। चांद रात तक रोजाना लगा लें, आपको 50% फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बहुत सी रेमेडीज बताती हूँ, मुझे इधर बताना पड़ रहा है। आप मेरा पेज विजिट कर लें, उधर बहुत सारी आपको रेमेडीज मिल जाएंगी। ठीक है, आलू के जूस के साथ भी इसको लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी लगाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास था एग वाइट, क्योंकि आज हमारा जो है एंटी एजिंग के हवाले से, एंटी एजिंग के हवाले से। इसके साथ एंटी एजिंग भी सेम मैंने इसी प्रोसेस से करना है, बट इसके अंदर मैंने जो चीजें डालनी हैं वो है लेमन।
ठीक है। हाफ लेमन हमने इसके अंदर पूरा डाल देना है। ओके, ठीक हो गया। पूरा हाफ लेमन हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से स्क्वीज कर देना है। ये लेमन चला गया। ठीक है। ठीक है, लेमन ये खोलिएगा ज़रा। ये हमारे पास शक्कर है। हाँ, ये शक्कर है। ठीक है, शक्कर डालनी है आपने इसके अंदर। डालें। शक्कर जो है आपके कोलेजन को बूस्ट करती है। ओह, ठीक है। वाओ। हाँ, और खाएं भी और लगाएं भी। मैंने बताया था ना, खाएं और डालें। ये 1 चम्मच आपने फुल भर के बस 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 ठीक है, ये डाल दिया आपने। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बीट करना है कि ये अच्छा एक पेस्ट, फोमी सा पेस्ट बन फोमी जाए। सा पेस्ट बन ठीक जाए। है। ठीक है, फोमी सा पेस्ट बनेगा। ठीक है। लेमन, शक्कर और एग वाइट। और एग वाइट को। अच्छा, बहुत से लोगों का फिर ये सवाल आता है कि हमारे फेस पे ये स्टे नहीं करता, क्या करें? वो टिश्यू वाला अमल करते हैं। ठीक है, टिश्यू वाला अमल जो है वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है। लेकिन आज उसको रिड्यूस करने के लिए, वो बहाना दूर करने के लिए मैं एक और चीज़ लेके हाँ, आई ठीक है। हूँ, और वो बहुत ही मज़े की चीज़ है। ओके। ठीक है, हाँ जी, ग्लिसरीन है ये। ओके, ठीक है, आपने लेनी है ग्लिसरीन थोड़ी सी। ये एक मुकम्मल क्रीम बनने वाली है अब आप लोगों की। ठीक है, ये देखें, ये आपने ली है ग्लिसरीन। हाफ टी स्पून ग्लिसरीन ले ली। ठीक है। ग्लिसरीन के साथ आपने डालना है CMC पाउडर या CMC पाउडर या जो ज़ैंथन गम जो होती है। अच्छा। जो कि फूड ग्रेड होती है। ओके। और और ये कहाँ से मिलेगा? फूड वाली शॉप से मिल जाएगा। बेकिंग में, कुकिंग में, केचप में, हर चीज में यूज होती है। उन्हें ठीक है? बोलें CMC पाउडर दे दें। हाँ, हमें। ठीक है। ज़ैंथन गम दे दें, CMC पाउडर दे दें, ठीक कुछ है। भी दे दें। ठीक है, ये आपने इतनी सी पिंच बस। ओह, हाँ, बस ज्यादा इतनी नहीं, सी। बहुत नहीं, कम। बहुत ही कम सी। ठीक है। ये डालनी है। डाल के आपने इसको ठीक है। मिक्स करना है। इसके साथ ही का हम कर लेते हैं इसको आज। हमने उसके अंदर मिक्स कर लेना। देखिएगा जरा, ठीक है, ठीक है, ये- ग्लिसरीन के अंदर हमने वो CMC पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लिया और इसको मिक्स हमने कर लगाना लिया। है अब। नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए ना, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे स्किन ठीक पे है। स्टे नहीं करते। चलिए। मुनीब, आपकी हेल्प चाहिए मुझे इसमें। मैं ऐसा ऐसा, ये देखिए, ये मैंने एग वाइट लिया है, उसके अंदर फिर शहद मैंने डाला है। हनी डाला है। हनी के और साथ वो- मैंने लेमन डाला है और शक्कर। और शक्कर ठीक है? भी डाली। हाँ, ये शक्कर और लेमन डाली। सारी चीज़ें आपकी स्किन की जो फाइन लाइंस आ गई हैं, जो आपकी एजिंग साइन आ गई, उनको रिवर्स करेगी और आपके कलर को ब्राइट करेगी। ठीक है? ये देखिए, बिस्मिल्लाह, मैं ऐसा ऐसा डालूंगी, आपने मिक्स करते रहना इसको। ये देखिएगा, जादू देखिएगा अभी आप। ये आप फोकस कीजिएगा भाई इसको। ठीक है, फायदा नहीं होता है फिर। हाँ, इसको मुसलसल मिक्स करें। ठीक हाथ है। हिलाएं, ऐसे हाथ हिलाती रहे जोर जोर से। ये लें। अभी जो लोग ये कहते थे कि जो अब ये पतला है, ये तो टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेता, हमारी स्किन में कैसे जाएगा, ये उनका बहाना खत्म। ठीक है, ये देखिए, ये एक थिक क्रीम बन गई आपकी। ये देखिए, दिखाएं, ये देखें, ये एक थिक क्रीम बन गई है। ठीक है, ये इसको जितना हिलाएंगे, जितना बीट करेंगे, ये वो उतनी एक उतना जेल एक टाइप बन फॉर्म जाएगी। सा बनता जाएगा, जेल सा फॉर्म बनता जाएगा। हाँ, वो जो आपने बीटर के साथ या आपने उसके साथ करना है, क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर, हाँ। ग्राइंडर के साथ करना है, तो ये वैसे ही एक जेल, एक क्रीम बन जाएगी। है, इस ठीक है। क्रीम को, ये देखिए बन गई है ना क्रीम। अब इस क्रीम को आप इजीली, ठीक है, ये देखें, इसमें ये देखिए, ये पानी की तरह है, क्योंकि ये देखिए, ये वाइट है, एग वाइट है। देखिए, इसके ड्रॉप गिर रहे हैं। ये फर्क है इसके अंदर। ये दिखा भी सकते हैं आप। जी जी। ये देखिए, ये एग वाइट एज इट इज आपको नजर आ रहा है, और वो थोड़ा सा वो- फॉर्म सा बन गया। वो ठीक एक है। क्रीम बन गई बकायदा। देखिए ना, ये एक स्लाइमी लोशन, एक क्रीम बन गई है। तो उस क्रीम को अब आप लोग आराम से फेस के ऊपर डाल लें। ये देखो, स्टे भी कर रही है, पानी की तरह बह नहीं रही है। आपने ऐसे फेस के ऊपर इसको एप्लीकेशन इसकी करनी है करके। अच्छा, ये एक ऐसा मास्क है, ये एक ऐसी क्रीम है जिसको आप 2 बार कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं या हफ्ते में आप 3 बार कर सकते हैं या दिन में 1 बार। नहीं, आप इसको 2 बार करें। आप इसको जितनी बार करेंगे, मीन्स कि कम से कम 2 बार। ठीक है, अच्छा, करना हफ्ते में कम से कम 2 बार करना है। और अगर आप नहीं। चाहते हैं डेली दिन में, हाँ, ओके, दिन में 2 बार करें ना। हफ्ते में आप पूरा हफ्ता करें, वो ज्यादा अच्छा आपके हाँ, लिए। लेकिन हाँ, डेली भी आप कर डेली सकते भी हैं आप और कर 2 सकते दफा हैं। कर सकते हैं। जिनके पास टाइम है भाई, ठीक वो है। 2 बार करें। मैं हाँ। रिकमेंड कर रही हूँ इसको। ठीक है, ये ठीक है। इजीली इस तरह करें। थोड़ी सी देर में होगा क्या कि स्किन थोड़ी सी आपकी टाइट हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरी बात, मिसकंसेप्शन जो है आप लोगों का, वो ये है कि लोग एंटी एजिंग मास्क लगा के काम करते हैं या बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं। समझ रहे हैं कि हमने तो बस खीरे डाली आंखों के ऊपर, फेस के ऊपर मास्क लगा तो हम बात कर अब सकते हैं। हम नहीं, ओह। एंटी एजिंग मास्क जब आप स्किन पे अप्लाई करते हैं ठीक तो है। जो आपके मसल्स, जो टूटे हुए मसल्स हैं, सिंपल वर्ड में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, उन्होंने
जुड़ना है, ठीक है, वो आपका कोलेजन जो खत्म हो चुका है उसने बिल्ट होना है, तो उस वक्त आपके मसल्स रिलैक्स हों तो वो मतलब ज्यादा आपने अच्छा कोई है। काम नहीं करना है। आपने काम तो छोड़ो ना, बात नहीं करनी, ठीक आपने है, फोन नहीं इस्तेमाल मतलब करना, आपने बात भी नहीं करनी है, फोन पे भी बात नहीं करनी आप है, रिलैक्स कुछ रहें। भी नहीं करना, आपने सिर्फ सो जाना है, आपने रिलैक्स करें। सो जाए तो खैर बहुत ही अच्छा है, वरना बेचैनी रहती है कि फोन पे पता नहीं क्या क्या मैसेज आ गए होंगे, वो देखने हैं हमने। ठीक है, आप लोगों ने बस ये करना, ठीक है। देखिए ये देखिए चमक रहा है ना, हाँ बिल्कुल, इसी तरह आप चमक जाएंगे और इसी तरह से चलो, आपका इसके ऊपर हम वो टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक कोई है, वो मसला आपका ही नहीं शीट है, मास्क बन जाएगा, कोई शीट मास्क बन जाएगा, चलिए आप जी। लगाएं और इसको जैसे रिमूव करेंगे साथ साथ वो में बहुत साथ अच्छा ही साथ आ जाएगा। मतलब ये सारी वो रेमेडीज थी जो आप इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एंटी एजिंग। आप अपने एजिंग प्रोसेस को, एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। ईद से पहले आप खूबसूरत नजर आ सकते हैं और Definitely. आपकी स्किन जो है वो और भी ज्यादा प्लम नजर आएगी, रिफ्रेशिंग नजर आएगी ईद के ऊपर। तो ये सारे टोटके आपने नुस्खे करने हैं और उसके बाद फिर हमने आपसे पूछना भी है नेक्स्ट सेगमेंट में कि आपने किया है कि नहीं किया। तो मैं भी करूंगी और मैं भी फिर नेक्स्ट आपा को बताऊंगी नेक्स्ट टाइम कि मेरा जो खूबसूरत चेहरा कैसा निकला है। माशाल्लाह। तो नईमा आपा हमारे साथ मौजूद थी। नईमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई। लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का बहुत हाँ, शुक्रिया जो कि देखते हैं, आप जो लोगों पसंद का करते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा है, इसलिए चलो। स्पेशल शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो अल्लाह मच जी। हाफिज़। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करनी है हमने कि अपने मसल्स को किस तरह हमने रिलैक्स करना है, क्योंकि आजकल हर कोई ये कह रहा होता है कि जनाब हमारी कमर में दर्द हो रही है, हमारे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा है, हमारे जो है ना कंधे खिंच जाते हैं, हमारे जो टांगों के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। तो क्या करें, किस तरह की जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो हम इख्तियार कर सकते हैं, घर में रह के क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेगमेंट आपके लिए रेडी किया है ताकि आपको बताया जा सके। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नूर फातिमा मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमें किस तरह की एक्सरसाइज बताएंगे जो हम घर में ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। नूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नूर, मुझ समेत ना बहुत से लोग ना परेशान हैं आजकल कि हमारी बैक में बहुत ज़्यादा मसला है, देन हमारे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, नेक में पेन रहती है। ये वो चीज़ें जो कि कॉमन होती जा रही हैं। तो इसके लिए क्या ऐसी कह लें कि एक्सरसाइज है, टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है आपने देखनी है कि आपको दर्द हो किस वजह से रहा है। आपका जॉब है, आप घरेलू काम में रहने वाली एक खातून हैं, या आप कोई ऐसे लोगों में से हैं जो खड़े होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी आपकी चीज़ें जो है ना वो एक सिचुएशन तब बनती है जब कोई एक चीज़ पहले ट्रिगर होती है और उस ट्रिगर को हम छोड़ देते हैं, उसको सोचते नहीं है कि हाँ हमें कोई मसला हो रहा है। और जब वो आगे जाना शुरू होता है तो वो कोई बड़ा एक मसला शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमर में या कंधों में दर्द जो आ रहा होता है बैठने से, कुछ लोगों का प्रोलॉन्ग सिटिंग है, बहुत घंटे बैठ के काम करना है आपने, जैसे 9 to 5 वाली जॉब है लोगों की, तो वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे, बैठ के कभी कंधे ऐसे कर लेंगे, कभी कमर ऐसे कर लेंगे, कभी स्लाउच कर देंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो उससे क्या आएगा, आपकी लोअर बैक के ऊपर वेट आना शुरू हो जाता है। जब लोअर बैक के ऊपर पेन आता है तो वो क्या होता है कि आपकी या तो डिस्क हर्निएशन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले होती है स्ट्रेटनिंग, कि आपका जो एक एस होता है ना, हमेशा मैं एक चीज़ बताती हूँ, स्पाइन एस से स्टार्ट होता है और उसका शेप जो कर्व होता है ना वो भी एस की तरह होता है। जब वो आप बैठ के आप पोस्चर ठीक नहीं रख रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो स्ट्रेटनिंग आना शुरू होती है, कि आपका जो ऐसे वो थोड़ा सा सीधा होना शुरू हो गया, कर्व सीधा होना शुरू हो गया। अब वो जब कर्व सीधा होता है ना तो आपके जो वर्टिब्राज हैं, जो आपके मोरे होते हैं ना, उनके साथ भी मसल्स अटैच हैं। तो जब एक चीज़ ऐसे है और वो ऐसे हो रही है तो वो खिंचाव दे रही है। वो जब खिंचाव आएगा तो वो जिस एरिया पे खिंचाव आ रहा होगा ना, आपकी उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाएगी। वो आपकी लोअर बैक भी हो सकती है, वो आपकी अपर बैक भी हो सकती है, आपके शोल्डर्स वाला रीजन आ जाता है। कुछ लोगों को थोरेसिक में दरमियान में कमर के दर्द होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर बैठने वाले जो लोग होते हैं उन्हें या तो लोअर बैक में आ रही होती है या अपर बैक में आ रही होती है। अब एक तो वजह ये होगी जब आप बहुत बैठे रहे। एक सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं ना, हम कंधे हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। ये हमारी, हमें लगता है रिलैक्स्ड पोजीशन है, ये रिलैक्स्ड पोजीशन नहीं है। रिलैक्स्ड पोजीशन आपकी ये है कि आपके कंधे और कान एक अलाइनमेंट में होंगे।
सोओगे। ठीक है, हमें वो आदत गलत पड़ जाती है कि हम हमेशा ऐसे बैठते हैं, जब थक जाते हैं तो कहते हैं जी ऐसे बैठ रहे हैं तो हाँ हम ऐसे ठीक बैठ रहे हैं, रिलैक्स हो गए। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये आप अपने मसल्स के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। आपके कंधों की वजह से करना शुरू, आपके ये अपर बैक में पेन आना शुरू हो जाता है, आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में, सर्वाइकल में पेन आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग जिनके खड़े रहकर बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उनके टांगों के पट्टे खिंच जाते हैं। वो किस वजह से खिंच रहे होते हैं? वो वेट शिफ्ट नहीं कर रहे होते, एक ही टांग के ऊपर वेट रख के खड़े हैं। बहुत कॉमन एक चीज़ आती है शटिका, वो बैठने से भी आती है। वो मैंने आजकल उसका पता गया है उसका हमें। हाँ, वो सिर्फ अच्छा पहले होता था 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके माओं को पता चलता था जी दर्द निकल रही है, टांग के पीछे जा रही है और शटिका हो रही है। अब हमारी जॉब डिमांड्स ऐसी हैं कि हमें बैठना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ रहा है, तो हमारी ना पीछे से एक नर्व आ रही होती है, वो नर्व अंदर इम्पिंच हो जाती है। वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो ऊपर भी हो जाती है, वो बिल्कुल आपके हिप जॉइंट के पीछे भी जो है वो इम्पिंच हो जाती है। जब वो इम्पिंच होती है ना, फिर उसकी वजह से आपकी टांग में पूरी दर्द आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक शटिका होता है, एक और सिंड्रोम होता है, उसके साथ ना लोग उसे थोड़ा सा कर देते हैं कि पता नहीं वो है या ये है। नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं जी खिंचाओ। एक शटिका को लोगों ने बड़ा आम कॉमन बना दिया, कॉमन है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें मिलकर इससे बना रही होती है, लेकिन ये कॉमन ज्यादा हो गई है। अब ये सारी चीजें किस वजह से थी? खड़े होने में जब हमने बात की तो हम खड़े होते हुए अपना वेट शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक पाँव पे रख दिया तो 20-25 मिनट एक ही पे रह गए, दूसरे पे कर दिया तो 20-25 मिनट एक ही पे रह गए। शिफ्ट करते रहें, 10-10 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो है ना वो पट्टे खिंचाव में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ही ज़्यादा चीज़ की है। समटाइम्स झुकना हमारा ऐसे होता है, एकदम से झुक के वो, अब झुकना क्या होता है? आपने अपनी थाइस के ऊपर बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये आपकी ट्रिगर कर जाती हैं। हम गलतियाँ कर रहे हैं डेली रूटीन में ना, जैसे झुकने की मैं बता रही हूँ, हम झुकते हैं, ऐसे झुक जाते हैं एकदम से। ऐसे झुकेंगे तो आपकी लोअर बैक के ऊपर वैसे ही प्रेशर आएगा और आपको पेन हो जाएगा। और हमें ऐसे लगता है हम रोज ही यही चीज कर रहे होते हैं, रोज ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब किया है तो ये ऐसा हो गया। नॉर्मल एक कॉमन प्रैक्टिस बना दी ना कि अच्छा उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सबको करते वैसा देख रहे हैं ना, सारे कर वैसे रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से आपकी दर्द होना शुरू हो जाती है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना शुरू करें। लाइफस्टाइल आपने मॉडिफाई कैसे करना है? अपने बॉडी की एनाटॉमी, मतलब आपकी बॉडी किस तरह से मूव करती है, कैसे मूव करना चाहिए, खुद को जानना सीखें। आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे आपको खड़े होना चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ना फार्मूला होता है 28 और 2 का। अच्छा। ठीक है, अब उसमें क्या, अगर आपने 20 मिनट काम किया ना बैठ के, 8 मिनट आपने खड़े होकर कर लेना और 2 मिनट आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है। अच्छा। अब हर जॉब की ऐसे नहीं होता है कि आप 20 मिनट के बाद उठकर कोई ना कोई चीज़ कर लेना, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसी को आप टाइम को ले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद एटलीस्ट 8 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें। आप जो भी बैठ के काम कर रहे हैं तो चलकर कर लें, चल के खड़े होकर कर रहे थे या चल के कर रहे थे तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं। तो जिनकी वो भी नहीं मिलती है तो उनको 2 घंटे बाद टाइम मिल जाएगा, ब्रेक तो मिलेगा ना आपको। 2 घंटे बाद मिल जाती है। 2 घंटे के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं ना, उसमें आपने 2 मिनट के लिए खुद को सिर्फ रिलैक्स करना है। जिस भी पोस्चर में बैठे हैं ना, उस पोस्चर को चेंज कर लें। अब एक और चीज़ आती है, जैसे घर में ख़वातीन होती हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आप रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हो, घर में ख़वातीन है, सालन बना रही हैं, कुछ कर रही हैं या कुछ भी, उनका रेपिटेटिव मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपकी इन्फ्लेमेशन आना शुरू होगी, दर्द शुरू हो गया, बाजुओं में और कंधों में दर्द हो गया। अब कोई ऑफिस में है तो वो कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, उनके हाथों में दर्द शुरू हो गया। कोई और आपकी किसी भी तरह की, अच्छा एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, हमें पता नहीं चलता, हम ना अपनी गर्दन हमेशा आगे कर देते हैं। ठीक है, हमारी गर्दन, हमारे जब कान और कंधे हम अलाइन करते हैं ना, तो हमारी गर्दन जो उसकी एक आपके स्पाइन की एस है ना, उसके साथ अलाइन रहती है। हम करते हैं ऐसे आगे, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं तो ऐसे आगे जाएंगे और करते करते हमें नहीं पता चलेगा कब हम बिल्कुल आगे चले जाएंगे कि पीछे से कोई देखे उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ सर ऊपर है भी या नहीं है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सर को नीचे झुका देते हैं। उससे क्या होता है, जब आपका 1 इंच तक सर आप आगे गर्दन आगे लेकर आते हैं ना, तो आपकी गर्दन एक फॉर एग्जांपल आपके सर का 6 किलो वेट है ना, तो वो आपका जब आप 1 इंच आगे करते हैं ना, तो वो 6 से 12 पे चला जाता है। तो आपकी स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस 12 kg का आ गया। अब उसी को आपने थोड़ा सा और आगे कर दिया तो वो 12 से 21 पे चला जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, फिर वो आपको पेन करना शुरू कर देगा, आपके मसल्स को खींचना खिंचाव में आना शुरू हो जाएंगे।
ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अब अवॉइड करना है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस सारे मामले में ख़ासतौर पर अगर जैसे आपकी बैक का प्रॉब्लम है, ये शटिका का प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या लॉन्ग सिटिंग आवर्स करने चाहिए? नहीं, उसी का मैंने आपको बताया था कि जो एक फार्मूला 28 और 2 वाला, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक उन्होंने बेसिक बनाया होता है, एक जेनेरिक होता है ना, आप उसे अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली करें। किसी भी पोस्चर में बहुत देर तक ना बैठे रहें। जैसे क्रॉस लेग करके हम बैठ जाते हैं, क्रॉस लेग कर ज़्यादा देर ना बैठे। आपके साइड के जितने ये IT बैंड्स हैं ये सारे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप टांग करते हैं दूसरी तरह से करते हैं, सीधा करते हैं, तो आपको एकदम से अक्सर खिंचाव हो जाता है। सेकेंडली आपकी पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप जब लटका कर ऐसे पाँव बहुत देर बैठे रहते हैं ना, तो आपके जो ब्लड है ना वो सारा पैरों में आ जाता है, ब्लड पूल बन जाता है। अब इस तरह की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बाद क्या आ जाता है, आपका DVT की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपकी जो टांगों में या जिस्म में कोई भी ऐसे जिस भी पार्ट में आप उसे एक जगह पर रख रहे हैं ना, वहाँ पर आपका जो खून है वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देगा। बड़े लोगों को वेरिकोस वेन्स हो जाता है, स्पेशली खड़े होने वाले लोगों को। खड़े रहे हैं एक ही जगह पे खड़े रहे हैं, तो क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट हुआ, क्लॉट ने बनकर क्या किया, आपकी जाकर वहाँ पर छोटी छोटी वेसल्स जो उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। तो ये आपने गलती क्या की कि आप एक ही पोस्चर में रह गए। जब आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, ब्रेक्स लेते रहें, खुद का पोस्चर थोड़ा सा चेंज करते रहें, उससे बहुत बड़ी किसी कंडीशन में आप जाने से बच जाएंगे। उसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग्स हैं, आप गूगल करें आपकी आ जाती हैं, अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपने देखना है ना कि आपको कोई इशू बहुत देर से तो नहीं आप फेस कर रहे थे। कुछ लोगों का डिस्क हर्निएशन होता है, कुछ का डिस्क बल्ज होता है, जो आप बहुत देर से आपको दर्द है और आप उसको अवॉइड किए जा रहे हैं। उस चीज़ को पहले देखें। अगर वो नहीं है तो फिर आप एक बहुत नॉर्मल सा स्ट्रेच होता है, काफ का स्ट्रेच होता है। काफ के स्ट्रेच में ये आपका पाँव है और आपने अपने पाँव को टांग से शुरू करते हैं, मैं आपको ऊपर सर तक बता देती हूँ। आपने अपने पाँव को पीछे की तरफ लेकर आना है। वो कोई भी आप बैंड ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अपने पाँव की उंगलियों के ऊपर रखें और उंगलियों को पीछे की तरफ करें। आपकी जो पिंडलियाँ होंगी आपको उसके नीचे खिंचाव महसूस होगा। 3 चीज़ें होती हैं, एक दर्द होती है, एक सोरनेस होती है और एक होता है खिंचाव। आपने देखना है कि आपको खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आपने जहाँ तक दर्द में नहीं जा रहा वहाँ तक आपने खिंचाव देना है उसको। ठीक है। चले नूर, हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी जो क्या है सवाल क्या है। खालिद महमूद साहब हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे, ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब इस बार ये करना चाह रहा हूँ कि ज़रा गाइड कीजिएगा मुझे ना, ये खिंचाव से रहता है अपना गर्दन का। अच्छा। तो उस वजह से वो ना पट्टे जो खिंचे रहते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसके लिए अगर आप कोई वर्जिश जरा बताएं। ठीक है जी, उनके गर्दन के जो पट्टे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे खिंचाव रहता है और दर्द रहती है, तो उसके लिए कोई रेमेडी, कोई वर्जिश बताएं। अच्छा, उसके लिए कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आप करके ना अपने आपके यहाँ पर बैंड्स बन जाते हैं, उनको रिलीव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो आपने करनी होती है, आप अपने यहाँ पर हाथ रखें कान के साथ यहाँ पर, और इसको ऐसे इस तरफ की इधर लेकर आए। ठीक है। आपने अपने कान को कंधे के साथ लगाने की कोशिश करनी है। ये चीज़ आपने होल्ड करके रखनी है तकरीबन 20 से 25 सेकेंड तक। 20 से 25 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर छोड़ें, फिर दूसरी साइड का करें। इसी तरह इसको 5 से शुरू करें, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा और उसे 15 पे लेकर जाएं। 15 दफ़ा इस दफ़ा, 15 दफ़ा इस तरफ और 15 दफ़ा इस तरफ। और दूसरा आपने करना होता है कि आपने अपना जो चेहरा है उसको बिल्कुल कंधे सीधे करके कान के साथ अलाइन कर अपने चेहरे को आपने अपने कंधे की तरफ जैसे सलाम फेरते हैं वैसे आपने अपने कंधे की तरफ लेकर आना है, उसको होल्ड करना है। फिर वैसे ही कम से कम 15 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 25 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ये 2 स्ट्रेचेस करेंगे, उससे आपके कंधों का जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आप इजीली घर पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजीली है। और स्ट्रेचेस हैं जो कि आप घर पे करके अपने कंधों की, अपने कमर की, अपने जो गर्दन में आपका खिंचाव रहता है, जो मसल्स आपके बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, उसको इजीली जो है ना वो आप हल कर सकते हैं। तो नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नूर, थैंक यू सो मच कि आप आई। जनाब, हम सबको पता है कि ईद में कुछ रोज़ ही बाकी रह चुके हैं और ईद से पहले हर कोई, ख़ास करके हम लोग ख़वातीन, अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा जतन करती हैं और अक्सर हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि फ़लाँ क्रीम्स ना हमारी स्किन की खूबसूरती के लिए जादुई असरात रखती हैं और हम बिना जाने उनका इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। अब ब्यूटी क्रीम से स्किन को खूबसूरत और चमकदार बनाना किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उनका ख़र्चा हमारी जेब पर काफ़ी हद तक भारी पड़ता है। मगर आपको पता है कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं और हमारी जो स्किन की रंगत है उसको इतना बेहतर कर सकती हैं जितना क्रीम भी नहीं कर सकती है।
तो आज हम इसी अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो खास करके ख़वातीन के लिए बहुत अहम है कि ऐसा कौन सा डाइट चार्ट उनकी स्किन को खूबसूरत और हाइड्रेटेड रखने में मददगार हो सकता है, जिससे आप खूबसूरत लग सकते हैं ईद पे। तो इस पर बात करने के लिए वर्दा सिकंदर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। आइए चलिए वर्दा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताएं, आप मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वर्दा, ईद से पहले हमने खूबसूरत होना है, ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और उसके लिए आजकल आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसी कौन सी डाइट चार्ट होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं जी पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएं, आपका लिक्विड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए तो आपकी स्किन ग्लो करती है। अब खाली सिर्फ पानी भी नहीं पी सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर जो कि हमारे स्किन को प्लम करेगी, खूबसूरत बनाएगी ईद से पहले? अच्छा, सबसे पहले तो ना मुनीबा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हम क्रीम्स और स्टीरॉयडल चीज़ों का इस्तेमाल इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर उसका मेजर नुकसान ये होता है कि उसके अंदर मरकरी और लेड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी स्किन की ऊपर वाली सेफ लेयर है एपिडर्मस, उससे उतार देती है। जबकि अगर हम डाइट से अगर अपने चेहरे को बेहतर करते हैं, या वो न्यूट्रिएंट्स, हमारी जो स्किन है ये प्रोटीन की बनी हुई है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, बायोटिन, कोलेजन, इन सब से हमारी स्किन की कॉम्पोजिशन हुई हुई है। तो अगर हम अपनी इस स्किन पे हेल्दी फूड्स डालेंगे तो वही हमारी ग्लो जो है स्किन के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। अब जी वाकई ईद में बहुत थोड़े दिन है, गर्मी पीक पे है और ग्लो हम सबको चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अब आपने ना ऐसे कुछ मैजिकल फूड्स आप लोगों को बताने लगी हूँ, उनको अपनी रूटीन में इस्तेमाल करना। मैं भी नोट डाउन कर लूं। जी, बिल्कुल। वो तो वैसे आप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट जरूर रखना है, क्योंकि हमारी स्किन पे जितने मसाइल आ रहे होते हैं, डिसपिगमेंटेशन के मसले, डार्क सर्कल्स के मसले, उसके अलावा स्किन पे मुख्तलिफ मेलिस्मा निशान, टूअल टोन, ये सब जो है इनका रूट कॉज स्किन का डिहाइड्रेट होना है। तो इस वजह से हमने अपनी स्किन को वेल हाइड्रेट रखने के लिए खास तौर पे सबसे पहले वो फूड्स जिनके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट बहुत अच्छा है। अब लकीली जैसे ही गर्मियां आती है ना, तो वो वाले फ्रूट्स की बरसात होने लग जाती है। अब अगर मैं वो फ्रूट्स बताती चलूँ तो उसमें वाटरमेलन आ जाता है, उसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है, उसमें पीचीज आ जाते हैं, उसमें कुकम्बर आ जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, पालक आ जाती है। अब ये तमाम सब्जियां और जो फल हैं इनके अंदर तकरीबन 85 से 92% तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो हम लोग अपनी तरफ से यूज कर रहे होते हैं। स्किन पील्स और ये वाली चीजें वो सिर्फ हमें लेस देन 8% तक हाइड्रेट करती हैं। ये जो अक्सर हम मास्क, फटाफट इवेंट आने वाला होता है ना, हम कहते हैं जी मास्क लगा लो, हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। और उसके साथ साथ देखिए, व्हाट यू ईट इज रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। तो जब हमारी स्किन हाइड्रेट होगी, हमारी स्किन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। अच्छा जी, उसके साथ दूसरी चीज़, अब ऐसी कौन सी जबरदस्त ड्रिंक्स होनी चाहिए जिनका चंद दिन का इस्तेमाल ही आपके चेहरे पे, खास तौर पे जिनकी ईद के बाद शादियां होने वाली हैं, ईद का मौका है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब विटामिन सी और आयरन, इन दोनों फूड्स को अगर हम कॉर्पोरेट कर दें तो विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन हमारी स्किन में मैक्सिमम बढ़ जाती है। विटामिन सी एंड आयरन, इन दोनों को आपने कॉम्बिनेशन में लेना है। तो उसमें एक दो जूसेस बताती हैं आपको। सबसे पहले ABC जूस, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। इसके अंदर आयरन भी मौजूद है, विटामिन सी भी मौजूद है, और ये तीनों फल ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है, और साथ इनके अंदर फाइबर भी मौजूद है। ना सिर्फ आपकी स्किन, आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, उसके साथ अब उन लोगों की बात करते चले जिनकी डिसपिगमेंटेशन हो चुकी हुई है, एक्नी हो चुकी हुई है, और अब वो कह रहे हैं कि इस एक्नी से भी छुटकारा हासिल करना है और डिसपिगमेंटेशन को भी खत्म करना है। उसके लिए बड़ी जबरदस्त ड्रिंक ये हो सकती है कि आपने क्या करना है, एक खीरा लें, हाफ लेमन लें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर लें और ठंडा पानी का एक ग्लास ले लें। इसकी ड्रिंक दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसमें क्यूकम्बर जाएगा, लेमन जाएगा और उसके साथ पानी जाएगा। ठीक है। हाँ, और उसके साथ एक और ड्रिंक है वाटरमेलन लेमन।
वाटरमेलन एंड लेमन, और अंदर आप थोड़ा सा मिंट ऐड कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो वाटरमेलन के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट लोड बहुत अच्छा होता है, तो जब ये पानी के साथ कॉर्पोरेट होता है और अंदर अगर आप हिमालयन या ब्लैक सॉल्ट डाल लेते हैं तो उससे क्या होगा कि स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये तो अब हमने बात कर ली कि जी जो चीज़ों का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, अब वो चीज़ें ज़रा जिन पे एक बिग क्रॉस लगाना है चंद दिन के लिए ताकि हमारी स्किन बेहतर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास जितने कैफिनेटेड फूड्स होते हैं, चाय, कॉफ़ी, हम सबके फेवरेट, और गर्मियों में ऑलरेडी हमारी स्किन डिहाइड्रेट हुई होती है। एक टाइम तो पी सकते हैं ना दिन में हम लोग, चाय या कॉफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक नहीं, आप 2 टाइम पिए, आप 2 टाइम पिए, हाफ कप ट्वाइस अ डे आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जो कैफिनेटेड फूड्स होते हैं ना हमारे पास, उनके साथ अगर आप लोग का कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा है तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपने 1 कप कॉफ़ी पी है, 1 कप चाय पी है, तो उससे आधा घंटे के बाद आप 2 गिलास पानी ज़रूर पिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट होती रहेगी। और उसके साथ अगर आपको पता है कि आपका कॉफ़ी टाइम असर के वक्त है, तो आप लोग दोपहर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुकम्बर और इन सब का सैलड इस्तेमाल कर लें। आइसबर्ग है, एप्पल है, हमारे पास स्पिनच है, ये सब के अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डीप फ्राइड चीज़ें। एक तो हीट स्ट्रोक चल रहा है, आप स्किन से पहले अपनी सेहत पे भी रहम करें और डीप फ्राइड चीज़ें खाएं नहीं खाएं। तो अब उसके साथ साथ दूसरा बहुत ज़्यादा सालन जो होते हैं, मसालेदार चीज़ें, ये अब सिर्फ आपकी गट को नहीं अफेक्ट करेंगे, स्किन को भी खराब करेंगे। और ख़ास तौर पे वो स्किन जो ऑलरेडी एक्नी प्रॉन है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्किन प्रॉब्लम को फेस कर रही है, आजकल वैसे ही सनबर्न स्किन पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि डीप फ्राइड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें, ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, और बाहर ये जो खुले जूसेस हैं, खुले पानी है, ये नहीं इस्तेमाल करें। फालसा आया हुआ है आजकल, फालसा कितना अच्छा है? फालसा बहुत ज़बरदस्त, फालसे का जूस बहुत ज़बरदस्त है, ना सिर्फ हमारी स्किन अच्छी करेगा, गट के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर का अच्छा कंटेंट मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत बेहतर करता है, शुगर वालों के लिए एक बहुत जबरदस्त आइडियल ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम जो चीनी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। हाँ, वो देखिए, मैं एक चीज कहती हूँ कि जितना हमें शुगर कंटेंट चाहिए वो अल्लाह ताला ने फल के अंदर डाल के रखा हुआ है, फ्रुक्टोज मौजूद है, तो इस वजह से आपको किसी फल के अंदर एडिशनल चीनी डालने की जरूरत नहीं। आपने चीनी का जिक्र किया, स्किन के लिए ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक, ये दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। अच्छा, अब ज्यादा अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्किन पे एक्नी होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके साथ अगर ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लॉटिंग होने लग जाती है। अब उसके साथ एक और चीज़ ज़रा बताती चलूँ कि हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जंक फूड भी हमारी स्किन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी सिस्टिक एक्नी नहीं जाती, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा स्किन पे मुख्तलिफ पैचेस पड़ जाते हैं, वाइट कलर के, समटाइम ब्लैक कलर के, मेलिस्मा, तो उसका बहुत बड़ा कॉज जंक फूड भी है, क्योंकि उसके अंदर अ लॉट ऑफ सॉसेस, अ लॉट ऑफ डीप फ्राइड पैटी, उसके अलावा सफ़ेद मैदा वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिसकी वजह से पीसीओएस, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बेहतर होती और अल्टीमेटली हमारी स्किन बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें अपनी स्किन घर का फूड खाएं, सादा फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करें। एग्जैक्टली। और सैलून्स पे भागने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट पे फोकस करें। मतलब ये जो आपने मशरूबात बताएं, जो ड्रिंक्स बताए हैं, वो ये जो 1 हफ्ते का टाइम रह गया है हमारे पास ईद का, इस 1 हफ्ते में ये पिए और इनकी जो ये खुद विजिबल एक रिजल्ट्स देखेंगे ईद से पहले विजिबल रिजल्ट्स। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं टिप्स 1-2 ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप हम लोग घर में ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, या कौन सी ऐसी बेस्ट होम रेमेडीज हो सकती हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल ड्रिंक्स के अंदर हल्दी और अदरक भी जा रहा है, बिल्कुल कह रहे हैं कि ये भी आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं। यस, दे बोथ आर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। और वो बच्चियां जिनके स्किन पे एक्नी है, आपकी विद इन सम डेज आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो हल्दी है, और ये हम लोग आजकल कह रहे हैं हाइफू कराएं, स्किन टाइटनिंग कराएं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराएं,
तो अब ये जो जिंजर टी है और हल्दी है, अगर हम गोल्डन मिल्क की सूरत में ये जिंजर टी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी से ब्लोटिंग खत्म होने लग जाती है। सो वी कैन गेट अ डेफिनेट जॉ लाइन बाय यूजिंग दीज फूड्स टू। नहीं तो ये आजकल बहुत से लोग सुबह रॉ अदरक या फिर रॉ लहसुन भी खा रहे हैं जी जी, कि आपकी स्किन के अगर बहुत ज्यादा, मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे कि जी कहते हैं आप रॉ लहसुन खाएं सुबह और उसकी वजह से आपकी जो एक्नी, बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है ना, वो ठीक हो जाती है। अच्छा, अक्सर औकात हम पुराने दौर में सुना करते थे वो लोग कड़वे काढ़े पीते थे या सिरप्स पीते थे, वो जो है करेले का जूस पीते थे कि खून साफ होता है जिससे चेहरा आपका ग्लो करता है। अच्छा, बिल्कुल। अब ना इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि हमारे पास जितने इस तरह के फूड्स हैं जैसे करेले, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। और अगर हम गार्लिक या जिंजर खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरा हमारे खून को ये साफ करता है, ब्लड की सर्कुल, और हमारी बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसको हमारी बॉडी में रिमूव करता है। ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली स्किन, उसके अलावा हमारी मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब आपको ये भी एक टिप मिल गई है कि आप ईद से पहले ये भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको इसका विजिबल रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली, इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, अब जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है, टैन हो चुकी है, ईद से पहले दे वांट अ गुड मास्क कि जो हम यूज़ करें जिससे हमारी स्किन बड़ी अच्छी हो जाए, तो जो हमारे पास कॉफ़ी है ये बहुत अच्छी सन टैन को रिमूव करती है। तो आप कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा टमाटो जूस या फिर टमाटर ही लेके आप उसको काटें और कॉफ़ी लगा के उससे लाइट लाइट स्क्रबिंग कर लें। तो आप देखेंगे विद इन 5 to 6 मंथ आपका टैन, क्योंकि जो हमारे पास टमाटो है इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और साथ अगर आप कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो उससे आपका टैन खत्म हो जाएगा। और आप एज अ मास्क अगर अपने फेस पे लगाना चाहते हैं तो हमारे पास जो फ्रूट पील्स होती हैं, खास तौर पे बनाना है जैसे ये वो लोग जिनका चेहरा ढल चुका है या एजिंग, जो लोग सैलून्स पे जाके जोर जोर से मसाजेस कराते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग क्या करें कि अपनी जो स्किन है उस पे जैसे बनाना है उसका कोशिश करें कि उसकी पील से मसाज करें। पीच है, हाँ, इससे जो इसका पल्प बना के आप अंदर थोड़ा सा 1 ड्रॉप लेमन डाल सकते हैं, बीच में कोकोनट का वाटर डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डिहाइड्रेट, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रहती है तो आप क्या करें 1 घंटे के लिए ऑलिव ऑयल लगा के मुंह पे छोड़ दें और उसके बाद फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें। तो उससे क्या होगा कि डीप वेल हाइड्रेट आपकी स्किन हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ एक और चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इन सब चीजों के साथ अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, सनब्लॉक नहीं लगा रहे, तो कोई फायदा नहीं है इन सब टिप्स का या इन सारी चीज़ों को करने का। तो कोशिश करें कि ईद से पहले जितनी हेल्दी चीज़ें हो सकती हैं उनका इनटेक करें एंड यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस। और प्लीज़ मैं क्लिनिक पे बड़ा परेशान भी होती हूँ जब मैं ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ, पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर वर्दा हमें नहीं पता लगा, इतनी सिस्टिक एक्नी, और अभी उम्र होती है जी 16 साल 14 साल और इतने डार्क सर्कल। तो प्लीज इंप्रूव योर लाइफस्टाइल टू, स्लीप अपनी बेहतर करें, ये फूड डाइट अपनी अच्छी करें, डाइट नहीं ठीक है तो आप कुछ भी मतलब नहीं कर सकते। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें इस गर्मी में, और ख़ास तौर पर जिस तरह की ड्रिंक्स डॉक्टर वर्दा ने हमें बताई हैं कि वो बड़ी इजी हैं, घर में हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको आपने ब्लेंड करना है और उनको पी जाना है, और उसका बड़ा ही कह लें कि फ्लॉलेस उनके इफेक्ट्स आते हैं, उनके नतीजे आते हैं। तो ईद से पहले आप ये करें ज़रूर और अपनी स्किन को जो है रिजुविनेट करने की कोशिश करें, कह लें कि पुरकशिश बनाने की कोशिश क्या करें थ्रू खाने वाली प्रोडक्ट्स, लगाने वाली प्रोडक्ट्स नहीं। हमारे साथ वर्दा सिकंदर मौजूद थी। वर्दा, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर हमसे बात की है। थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ नौजवानों की ज़िंदगी का मामला है बल्कि वालिदैन के लिए इज़्ज़त और अना का मसला भी है कि शादी किसकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, माँ बाप की या फिर अपने पसंद की। हमारे माशरे में औलाद की शादी से मुतल्लिक फ़ैसले आज भी ज़्यादातर बड़े ही करते हैं और अक्सर छोटे सिर्फ मानते हैं। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले में सिर्फ इसलिए खामोश हो जाते हैं कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं, और बहुत से वालिदैन ऐसे भी हैं जो बच्चों की पसंद को उनकी नाफरमानी समझते हैं।
जबकि इस्लाम भी शादी जैसे रिश्ते के लिए हमें बच्चों की पसंद या नापसंद का दर्स देता है। अब सवाल ये है कि क्या औलाद की खुशी को नज़रअंदाज कर देना ठीक है या फिर अपनी पसंद की शादी के लिए माँ बाप की इज़्ज़त को दांव पर लगाना दुरुस्त है? और क्या ये वाकई ही इतना बड़ा मसला होता है कि अगर औलाद अपनी मर्ज़ी की शादी कर ले या फिर अपनी पसंद जो है वो बता दे कि हमें जो पसंद है हमने वहाँ पे शादी करनी है, तो ये एक अना का मसला हो जाता है, इज़्ज़त का मसला हो जाता है, ज़िंदगी मौत का मसला हो जाता है। इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबिया अली ख़ान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। डॉक्टर नबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं करम अल्लाह पाक का, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, आज बड़ा एक मुश्किल सा मुश्किल टॉपिक है कि वालिदैन और जो बच्चे हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला होता है ज़िंदगी का। पूरी ज़िंदगी आपकी इसी फैसले के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही। तो ये फैसला वालिदैन की मर्ज़ी का होना चाहिए, बच्चे की मर्ज़ी का होना चाहिए। और दूसरा, अगर बच्चे अपनी मर्ज़ी शो कर देते हैं कि ये हमें पसंद है, ये हमें पसंद है लड़की, तो ये ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बन जाता है? ये अना का मसला, इज़्ज़त का मसला क्यों बन जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, बच्चा जब छोटा होता है वालिदैन की जिम्मेदारी होती है उसको बढ़ाना, पढ़ाना, उसको अच्छे कपड़े पहनाना, उसकी हर चीज़ का जो है वो ध्यान रखना। हाँ जी। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को ये आसान नहीं कर रहे। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा है, ठीक है ना? तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं उसको पाल रही हूँ, अगर मैं उसे अच्छे कपड़े दे रही हूँ, मैं अगर उसे अच्छा खाना दे रही हूँ या मैं उसको अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो है उस पर एहसान कर दिया है जी। मैं अगर माँ बाप में से कोई भी एक शख्स या दोनों अपने बच्चे पाल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका फ़र्ज़ है, ये उन्होंने जिस दुनिया में वो जान लेकर आए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये उठानी है। सारी ज़िंदगी बच्चे को पाल पोस के, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहना के, अपनी मर्ज़ी के खाने खिला के, अपनी मर्ज़ी के सारे मामलात करके, ये चले उसकी मर्ज़ी पे भी। कुछ वालिदैन इतने अच्छे भी होते हैं कि बच्चों की मर्ज़ी से भी जो है वो चलते हैं। एंड टाइम पर आकर जब उसकी शादी का वक्त आता है तो वहाँ पर अड़ लगा लेते हैं कि शादी तो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। शादी आप अपनी मर्ज़ी से करें, मैं नहीं मना करती कि ना करें, लेकिन जिन दो लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है उनकी मर्ज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम कह रहा है कि बेटी से पहले पूछें कि उसे कैसा दुल्हा पसंद है, कैसा शख्स पसंद है, वो कैसे शख्स के साथ रहना चाहती है। बेटियां जो है वो शर्मा शर्माई ना बाप से ना माँ से इस तरह की बात नहीं कर पाती। बहुत कम बेटियां ऐसी हैं जो माँ बाप के आगे ज़ुबान खोल पाती हैं कि हमें ऐसा लड़का पसंद है या लड़का ऐसा होना चाहिए। आजकल मॉडर्न दौर है, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग लड़कियां जो है वो बता भी देती हैं कि लड़का ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अब सारी क्वालिटीज़ एक लड़के में होती भी नहीं। हाँ जी। वो तरबियत का भी फुकदान है हमारे माशरे में। तो क्या होता है कि बेजोड़ शादियां हैं। फिर वालिदैन कहते हैं तुम्हें तो कोई पसंद आ नहीं रहा है, तुम इतना टाइम ले रहे हो, तो फिर ठीक है हमारे पे छोड़ दो। अब वो जब रिश्ते वालों पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और वो रिश्ते वाले जब रिश्ते कराते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो वालिदैन की मर्ज़ी का दूल्हा और वालिदैन की मर्ज़ी की दुल्हन लाकर जो है वो इंडोर्स कर दी जाती है। बेजोड़ शादियों के नताइज साइकोलॉजिकली बहुत ख़तरनाक होते हैं। देखिए, माँ को पसंद है एक घरेलू लड़की जो घर में रहे, सादी हो लेकिन खूबसूरत हो, घर के कामकाज करती हो, उसे खाना पकाना आता हो, उसके बाल लंबे हों, उसकी आंखें नशीली हों, वो पतली दुबली हो। ये सास की डिमांड है। ठीक है। अच्छा, ये सास की डिमांड होते हुए ये डिमांड ही गलत है। हाँ। पहली बात तो ये डिमांड एक लड़की में ढूंढनी नहीं चाहिए आपको लड़की में किरदार ढूंढना चाहिए, लड़की की ज़ुबान में शाइस्तगी ढूंढनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितनी सलीका शुआर है। ये तीन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन आप किन तीन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी शक्ल कैसी है, वो काम करती उसके खदो खाल कैसे हैं। देखिए, खूबसूरत हर बंदा तो अल्लाह ने खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी अल्लाह ने ज़रूर दी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटे और अपनी बेटी की मर्जी लाजमी जाने। ठीक है। मैं इस चीज़ पर कायल हूँ, या मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंसान को शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर भी है डॉक्टर नबिया, मोहम्मद अफजल साहब हैं, चीचा वतनी से उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा। क्या सवाल मेरा सवाल ये है बेटा कि अगर औलाद अपना पूरा हक समझती है वालिदैन की प्रॉपर्टी पर भी और वालिदैन की जायदाद पर भी, और वालिदैन उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, किसी पोजीशन पे पहुंचाते हैं, तो इतना तो राइट है ना वालिदैन का
उसको अच्छा खानदान चूज वो करें जिनके साथ ये दो खानदानों का मेल होता है, लड़की लड़के का नहीं होता। जो तजर्बा वालदा रखते हैं वो उनके हाथों में जवान हुई औलाद जो है ना वो नहीं रख सकती। जी ठीक है जी। मोहम्मद अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं जी जब देखिए वालिदैन हक रखती है प्रॉपर्टी के ऊपर और औलाद जो है हर चीज के ऊपर, मैंने क्या कहा, आप एहसान नहीं कर रहे माँ बाप बच्चों के लिए। नहीं देखिए बच्चों के लिए करना है ना आपने, एहसान किस चीज का है? वो कह रहे हैं जी सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती, खानदान की होती है। ये पाकिस्तान में होती है। माँ बाप अच्छा सोच के ही अपने बच्चे के लिए खानदान अच्छा होना चाहिए। आप खानदान देखें, मैं तो नहीं कह रही कि खानदान ना देखें, मैं तो हमेशा हसब नसब की बात करती हूँ, नस्ली मर्द और नस्ली औरत की बात करती हूँ। वो क्यों करती हूँ? क्योंकि नस्ली लोग जो हैं वो घर बसाते हैं, नस्ल वाली जो है वो खातून एक घर में आनी चाहिए। आप बिल्कुल माँ बाप यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं कि उन्हें नस्ल वाले लोग जो है वो लाने चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें कि इस्लाम ने औरत की हाँ पे निकाह को जायज़ करार क्यों दिया है? मुझे इस सवाल का जवाब माँ बाप दे दें। औरत हाँ करेगी तो मर्द उसकी जिंदगी में एंट्री करेगा, और अगर मर्द चाहेगा तो औरत को अपनी जिंदगी में रखेगा, वरना तलाक का हक जो है वो मर्द को दे दिया। तलाक का हक तो औरत को दिया ही नहीं, सिर्फ हाँ का कबूल है का हक औरत को दिया। क्यों? क्योंकि मर्द जो है वो औरत की पसंद का अगर नहीं होगा तो वो ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी सही तरह से, और अगर औरत मर्द की पसंद की नहीं होगी तो वो भी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। लड़का और लड़की को एक दूसरे को पसंद करने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो क्या माँ बाप की इज्जत मतलब इसी से जुड़ी हुई होती है, इसी चीज पे कायम होती है कि जी बच्चे उनकी मर्जी से शादी कर ले और राजी हो जाएं? इसी सूरत में सिर्फ माँ बाप की इज्जत जुड़ी हुई होती है? ये मुझे नहीं पता। मैं वालिदैन की बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरे लिए तमाम तर वालिदैन बड़े काबिल एहतराम हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो बच्चों की पसंद को नाफरमानी समझ लेते हैं ना कि ये इन्होंने हमारी नाफरमानी की है और उसने अपनी पसंद की शादी कर ली है। दुनिया ना बहुत आगे जा चुकी है, चांद से भी आगे की तैयारी हो चुकी है, बड़े सैयारे सितारों पर जो है वो कमर डालने की बातें हैं। हम आज भी यहीं पे घुसे हुए हैं। हमें आज भी रिश्ता यहाँ नहीं यहाँ होगा, ये नहीं ये होगा, हसब नसब ये होगा। आपका बेटा बाहर जिस लड़की से चक्कर चला रहा है, आपने उसका हसब नसब जो है वो जानने की कोशिश की है? आप अपने बेटों को या अपनी बेटियों को जो है देख रहे हैं कि वो बाहर क्या कर रहे हैं? वो एक अलग रिलेशनशिप जो है वो कायम करते हैं शादी से पहले या शादी के बाद, और उस पे आप खुश हैं। लेकिन निकाह करके आप उस लड़की या लड़के को नहीं अपनी जिंदगी में जो है वो ऐड करना चाहते, अपने खानदान में ऐड करना चाहते जिसके साथ वो खुश रहता है। और बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं डॉक्टर नबिया कि वो प्रेशर में आके लड़का प्रेशर में आके घर वालों के वो शादी कर लेता है घर वालों की मर्जी से, लेकिन उसने वो बाहर भी फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहे हैं, और जो पहले उसको पसंद होती है वो फिर भी उसके साथ कर रहे होते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। उनके वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी को ढाल लें। जहां आपका बेटा या बेटी चाहती है शादी करना, किस्मत की बात होती है ये। देखें, ये आप किसी को किस्मत नहीं दे सकते, आप तो अपनी बेटी को या बेटे को किस्मत नहीं दे सकते। लेकिन ये हमारे यहाँ पे लव मैरिज को गलत कॉन्सेप्ट क्यों समझा जाता है? गलत क्यों समझा जाता है कि लव मैरिज होगी तो ये गलत ही चीज है? नहीं, लव मैरिज गलत चीज नहीं है। तो क्यों इसको मोहब्बत करने का इख्तियार जो है वो अल्लाह ने दिया है, और लेकिन आप शादी से पहले इस जो ताल्लुक है इसको आप जाहिर है कि ये हलाल ताल्लुक में नहीं आता तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ये कि वालिदैन अगर अपनी मर्जी जाहिर कर दें, बहुत सारे अच्छे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों की शादियाँ उनकी पसंद से करते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो सही कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को इख्तियार दें कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करें। कपड़े भी आपकी पसंद के पहन रहे हैं, खाना भी आपकी पसंद का खा रहे हैं, हर चीज़ आपकी पसंद की कर रहे हैं। अपनी पसंद उसे ज़रूर बताएं। अगर आपका बेटा कोई गलत लड़की पसंद करता है तो आप बेशक एक्सेप्ट ना करें। अगर उसका किरदार नहीं है लड़की का या उसका कोई हसब नसब खानदान नहीं है तो अपने बेटे को बताएं कि इसका नहीं है, बिल्कुल हम नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। अगर जो है वो कोई बेटी ऐसा लड़का जो है पसंद कर रही है जो नहीं है, निखट्टू है, कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ उसकी पसंद है, तो फिर आप उसके हवाले तो नहीं कर देंगे अपनी बेटी। ये लड़कों और लड़कियों को भी देखना है कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर जो चूज कर रहे हैं वो कैसा है। तो माँ बाप यहाँ पर आकर जो है वो सोचते हैं अपने बच्चों का। यहाँ माँ बाप को थोड़ा सा अगर वो सपोर्ट करें अपने बच्चों को, तो मैं ये समझती हूँ कि पसंद की शादी कोई गुनाह नहीं है। पसंद की शादी आपको करनी चाहिए, लाइफ पार्टनर आपकी पसंद का होना चाहिए। जिस दिन लाइफ पार्टनर आपकी पसंद का होगा उसमें वो तमाम तर क्वालिटीज़ होंगी जो आप उसमें देखना चाहते हैं, शादी निभेगी। ऐसा नहीं होता। पहले ज़माने में या मेरी अम्मी या उनसे पहले जो है वो लोग ये कहते थे, मेरी वालदा बताती हैं कि मैंने तुम्हारे बाबा को उसी दिन देखा था जिस दिन शादी हुई थी। जी ऐसे ही है, तो ये हमारी सारी भाई यही बताती है। और वो कहती हैं कि मैंने जो है वो तुम्हारे बाबा के सबसे पहले
वाले पाँव देखे थे कि उनके पाँव कितने हसीन है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हसीन आदमी है। क्या बात तो है। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि ख़वातीन को ये इजाज़त भी नहीं, ठीक है, वो अपने शौहर को देख भी सकें या तस्वीर देख सकें। ऐसे आजकल तो मॉडर्न दौर हो गया ना, आजकल तो तस्वीर तो देखें कुछ भी होता है, तस्वीर में थोड़ी असल होता है। तो असल तो आपके सामने जब आएगा तब पता लगेगा जिसके साथ जिंदगी। पहले ज़माने में ये नहीं था ना, ये कि आपने सामने बैठे लड़का या लड़की आके मिले। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी ये चीज़ें हैं और लड़का और लड़की को एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी जो है वो उसमें शामिल ज़रूर करवा लें, क्योंकि माँ बाप जब आपकी असल में हमारे पास जो तकरीबन 40% लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्यों नाकाम हो जाती है ये पसंद की शादियाँ? इस वजह से भी इसका इम्पैक्ट जो है ना वो गलत जाता है कि जी हमेशा आपकी देखें, लड़की माँ उसकी अम्मी की पसंद की नहीं है, लड़का जो है वो अब्बू या अम्मी की पसंद का नहीं है, तो फिर शादी कैसे कामयाब होने देंगे? अच्छा, वो फिर नाकाम हो जाएगी। रिवेंज पे उतर आती है ना चीज़ें, वो रिवेंज स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकली आप उस शख्स को कबूल ही नहीं कर रहे जो शख्स आपकी पसंद का ही नहीं है, आप उसी को कबूल करेंगे जो आपकी पसंद का होगा। आजकल के यंग जो लड़के हैं या जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, 30 साल से ऊपर भी जो लोग हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि एक शादी हम अपनी अम्मी की पसंद से कर लेते हैं, दूसरी शादी हम अपनी पसंद से कर लेते हैं। जी, ये बड़ा आजकल चल रहा है, ये बहुत ट्रेंड आम हो चुका है कि दो शादियां तो आम सी बात हो गई है। क्यों हो रही हैं दो शादियां? तो फिर आप इस ट्रेंड को जो है वो रोके ना। एग्जैक्टली, हाँ। तो आप क्यों नहीं उसको उसकी पसंद के जो है वो पार्टनर के साथ रहने देते? दूसरी शादी वो कर रहा है, वो आपको कबूल है, अच्छा दूसरी शादी में एक बीवी को रहने भी नहीं देते, फिर वो वालिदैन वहाँ पर भी जो है वो आके जो है वो डैमेजेस क्लेम करते हैं कि नहीं जी ये तो मेरी पसंद की नहीं है, तुम इसको तलाक दो और इसको रखो, ये हमारे ख़ानदान की है, इसका ज़्यादा हक नहीं। इस्लाम कह रहा है कि एक से ज़ायद बीवियां अगर तुम्हारी हैं तो बराबरी की बेस पर है। जो तुमने उसको खाना देना है, जो तुमने उसको कपड़े लेके देने हैं, वही तुमने उसको लेके देने हैं। जितने दिन तुमने एक बीवी के पास रहना है उतने ही दिन तुमने दूसरी बीवी के पास रहना है, यानी इंसाफ का तकाजा है। तो इंसाफ, फिर अल्लाह ये भी कह रहा है कि तुम तो इंसाफ कर ही नहीं पाओगे, वक्त में इंसाफ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने कहाँ कहा कि नहीं इंसाफ कर पाओगे? भाई कपड़े भी ले देंगे, आप पैसे भी दे देंगे, हर चीज दे देंगे, लेकिन इंसाफ कहाँ नहीं कर पाएंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर नबिया खिजर हैं जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहिबा कह रहे हैं क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। वो आप कह रही है ना कि लव मैरिज कर लेनी चाहिए, लव मैरिज में तो ज्यादा नुकसानदेह शादियाँ होती हैं। नहीं तो जब, हाँ मैं बताती हूँ, जी बताइए। जी मगर लव मैरिज में तो लड़का लड़की उस वक्त तो उन्हें होश ही नहीं होती जब वो लव कर रहे होते हैं, सही, जो होश जब आती है जब तलाक हो जाती है। मगर अच्छा देखिए, ज्यादा देर ना लव को चलाएं। जी ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए ज़्यादा देर लव ना चलाएं। अच्छा, 3 महीने बहुत होते हैं किसी को जानने के लिए। अगर आप किसी से जो है वो शादी करना चाहते हैं, अपने घर वालों को इस पर राजी करें और शादी करें, और शादी के बाद जो है वो 1 साल कम से कम एक दूसरे को समझने में लगता है। ठीक है, लड़कों को भी चाहिए और लड़कियों को भी चाहिए कि एक दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में लेकर आए। लव मैरिजेस इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि पहले ही आप अपनी लव को जो है वो जी लेते हैं, पहले 2 साल 3 साल अफेयर चलता है, उसके बाद शादी होती है, तो फिर शादी का क्रेज खत्म हो जाता है ना। वो एक जो आपके एसोसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि 3 महीने 6 महीने इससे ऊपर जो है वो अपने रिलेशनशिप को टाइम ना दें, शादी करें और एक दूसरे को समझें। ठीक है, वो शादी करके आप समझ जाएंगे, आपके पास पूरी ज़िंदगी होती है। तो डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नबिया थैंक यू सो मच, आप आई और इस मौजू के ऊपर बात की है हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।